फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल चाणक्य केमिस्ट्री पर। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास के एक चैप्टर, तीसरा चैप्टर है मानव जनन। मानव जनन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चूँकि यह चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए इसे मैं कई भाग में आप लोगों के सामने लाया हूँ। पहला भाग जो है, इसका पहला भाग है और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मानव जनन को। तो चूँकि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा प्रीवियस का कुछ फिर से रिवाइज कर लेना चाहिए। तो हम लोग आइए देखते हैं मानव जनन को। मानव जनन जो होती है, एक लैंगिक जनन की क्रिया होती है। इस क्रिया में नर युग्मक तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है, जो युग्मनज आगे चलकर विकसित होकर भ्रूण बनता है और वही भ्रूण विकसित होकर नया जीव बनता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नर युग्मक जो है, ये नर अर्थात पुरुष में बनता है और मादा युग्मक जो होती है, यह मादा अर्थात स्त्री के शरीर में बनता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नर युग्मक अर्थात युग्मक में 46 क्रोमोसोम होते हैं और उसी प्रकार मादा युग्मक में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर नर युग्मकों में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, जिससे ये 46 हार्मोन यहाँ पे क्रोमोसोम जो है, आप लोग देख सकते हैं कि 23-23 में ये डिवाइड हो जाता है। उसी तरह मादा युग्मक भी 46 क्रोमोसोम 23-23 में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ से 23 क्रोमोसोम और यहाँ से 23 क्रोमोसोम आकर जब मिलते हैं तो जो युग्मनज बनता है, उसके शरीर में 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और इस प्रकार नए जीव में भी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पर आप एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर सिर्फ जीव के शरीर के सिर्फ जनन कोशिका में ही अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। बाकी शरीर के अन्य सभी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। यहाँ पर देखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन, अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है तभी जाकर नए जीव के शरीर में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर यहाँ पर भी अगर सूत्री विभाजन होता तो यह नर युग्मक से 46 क्रोमोसोम और मादा युग्मक से 46 क्रोमोसोम, और इस प्रकार टोटल क्रोमोसोम की संख्या 92 हो जाती। परंतु किसी भी जीव के शरीर, किसी भी मानव में 92 क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। इसके साथ हम लोग जब आगे बढ़ते हैं मानव जनन में, तो यहाँ पे हमको देखना होता है कि मानव जनन को 3 भाग में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि लैंगिक जनन जो होती है, इस लैंगिक जनन की क्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से अर्थात निषेचन की क्रिया द्वारा युग्मनज बनता है। इस युग्मनज निर्माण की क्रिया को हम निषेचन की क्रिया कहते हैं। इस प्रकार लैंगिक जनन में 3 भाग होते हैं। पहला, निषेचन की पूर्व घटना, अर्थात निषेचन होने से पहले जो घटनाएं घटित होती है उसे निषेचन पूर्व की घटना कहते हैं। उसके बाद निषेचन की क्रिया और निषेचन की क्रिया के बाद निषेचन की पश्च घटनाएं, अर्थात तीसरी घटना जो होती है मानव जनन में, वो निषेचन पश्च घटनाएं होती है। यहाँ पे आप लोग इसको रिमार्क कर सकते हैं कि 1 में हो जाएगा निषेचन पूर्व की घटनाएं, 2 में निषेचन और 3 में निषेचन पश्च घटनाएं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे और गौर करने वाली बात है कि निषेचन पूर्व की घटना में होगा क्या। तो निषेचन पूर्व की घटना में सबसे पहले होता क्या है कि निषेचन पूर्व घटना में युग्मकों का निर्माण होता है। वो नर युग्मक भी होता है और मादा युग्मक भी होता है। निषेचन
पूर्व घटना के अंतर्गत सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक बनता है नर के शरीर में और मादा युग्मक बनता है मादा के शरीर में। उसके बाद दूसरी जो घटना होती है वो होती है युग्मकों का स्थानांतरण। किस प्रकार से युग्मक बनने के बाद वो स्थानांतरित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, इसी घटना को हम निषेचन पूर्व की घटना कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि निषेचन पूर्व घटनाएं होती क्या है। हम लोग देखेंगे कि निषेचन पूर्व घटनाओं में होता क्या है। निषेचन पूर्व घटनाओं में युग्मक जनन होता है और दूसरा उस युग्मक का स्थानांतरण होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि युग्मक जनन होता क्या है, अर्थात वह प्रक्रिया जिससे युग्मक का निर्माण हो उसे हम युग्मक जनन कहते हैं। यह युग्मक जनन दो तरह से होता है, शुक्राणु जनन और दूसरा होता है अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन क्या है? तो नर युग्मक का निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है। इसे हम शुक्राणु या स्पर्म भी बोलते हैं। दूसरा होता है अंडाणु जनन। इस अंडाणु जनन अर्थात मादा के शरीर में अंडाणु जनन की क्रिया होती है और इसका जन्म अंड कोशिका के द्वारा होती है। अर्थात अंड कोशिका, अंडाणु जनन में अंड कोशिका होती है। इस अंड कोशिका को ओवम कहते हैं। यह मादा के शरीर में होती है। इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे, आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन जो होती है यह नर युग्मक होता है। शुक्राणु जनन नर युग्मक को कहते हैं हम लोग, और इसमें इसको हम लोग शुक्राणु भी बोलते हैं। अब कहता है शुक्राणु जनन क्रिया में और जनन क्रिया में कुछ अंग आपस में भाग लेते हैं। सबसे पहले इस शुक्राणु जनन को अध्ययन करने से पहले हमें इसके अंग के बारे में जानना जरूरी होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे नर जनन अंग। तो अर्थात जनन क्रिया में वे कौन कौन से अंग होते हैं नर का जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात उन्हीं अंगों को नर जनन अंग कहा जाता है। अर्थात नर जनन अंग क्या है? तो जनन क्रिया में नर का वह भाग जो भाग लेता है, जनन क्रिया करता है, उसे हम नर जनन अंग कहते हैं। अब इसको भी हम लोगों ने दो तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। पहला होता है मुख्य या प्राथमिक लैंगिक अंग। अर्थात मुख्य या प्राथमिक लैंगिक अंग से क्या मतलब है? तो वह अंग जहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है उसी अंग को हम नर जनन अंग का प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। यह अंग कौन सा होता है? इसे वृषण कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में टेस्टिस कहा जाता है। दूसरी जो होती है वह होती है सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। अर्थात आप लोग स्पष्ट रूप से आप इससे भी समझ सकते हैं कि सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग अर्थात लैंगिक क्रिया में वह अंग जो सहायता करता है उसे सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। इस लैंगिक अंग को भी दो तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक इसके दो भागों में इसको करते हैं। एक होता है सहायक नलिकाएं और दूसरी होती है सहायक ग्रंथियां। इसको आपको क्रमबद्ध रूप से जरूरी है कि आप इसको लाइन वाइज लाइन याद रखें, एक के बाद दूसरे को। कहता है कि सहायक नलिकाओं के अंतर्गत आप यहाँ पे रीट टेस्टिस होते हैं, दूसरा इसमें शुक्रवाहिका होती है, तीसरा अधिवृष्ण होता है और चौथा शुक्रवाहिका होती है। उसी प्रकार सहायक ग्रंथि के अंतर्गत इसमें शुक्राशय होता है, उसके बाद प्रोस्टेट होता है और बोल्थोयूथ्रल या इसे हम लोग काउपर ग्रंथि कहते हैं। यह सभी प्रकार की ग्रंथियां इसके अंतर्गत शामिल होती हैं और ये सहायक नलिकाएं इसमें शामिल रहती हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि लैंगिक
अंग, नर जनन अंग के जो मुख्य लैंगिक भाग होता है, अंग होता है, उसको हम वृषण बोलते हैं, जो कि मानव शरीर में एक जोड़ी पाया जाता है। यह वृषण, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में कि यह एक जोड़ी वृषण होता है जो वृषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है। यह शरीर के बाहर स्थित होता है क्योंकि शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए यह शरीर से बाहर रहता है, क्योंकि यह बाहर रहने से उसके तापमान में कम से कम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिस पर शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसलिए यह शरीर से बाहर होता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि क्यों हमारे शरीर के, मानव शरीर के, नर शरीर के बाहर वृषणकोश में वृषण स्थित होता है, तो वहाँ पे शुक्राणु निर्माण के लिए तापमान कम हो जाता है, इसीलिए यह हमारे शरीर से बाहर होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक एक वृषण का यहाँ पे फिगर लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने वृषण को बनाया हुआ है। आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसको आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह वृषण का, मैंने एक वृषण लिया है और इसके अंदर जो डाई स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको मैंने दिखाया है। इस वृषण के भीतर करीब 250 वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषणीय पिंडक के बीच में खाली स्थान रिक्त होता है। इस वृषणीय पिंडक के भीतर 1 से 3 शुक्रवाहिनी नलिकाएं पाई जाती हैं। इस शुक्रवाहिनी नलिकाओं के भीतर ही शुक्रजन नलिका पाई जाती है और इस शुक्रजन नलिका जो होती है प्रत्येक वृषणीय पिंडक के अंदर 1 से 3 पाई जाती है। इस शुक्रजन नलिका के भीतर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका को शुक्रजन कोशिका बोलते हैं और दूसरी कोशिका को, जिसको मैंने क्रॉस से दिखाया, उसे सर्टोनी कोशिका बोलते हैं। शुक्रजन कोशिका जो होती है वही कोशिका शुक्राणु निर्माण का कार्य करती है और दूसरा जो होती है सर्टोनी कोशिका जो होती है, यह उस शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। इसलिए ये दोनों कोशिकाओं को आप लोग ध्यान से याद रखेंगे हमेशा कि शुक्रजन कोशिका के द्वारा शुक्राणु निर्माण होता है और सर्टोनी कोशिका के द्वारा उस शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है। और शुक्रजन नलिका के भीतर 2 प्रकार की कोशिका स्थित होती है, शुक्रजन कोशिका और सर्टोनी कोशिका। अब हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक वृषणीय पिंडक के बीच में कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं। इन्हीं खाली स्थान को अंतराली कोशिका कहा जाता है या इसे लीडिंग कोशिका भी कहा जाता है। यह कोशिका का जो कार्य है, यह मुख्य रूप से नर हार्मोन उत्पन्न करने का कार्य करती है, जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन और अन्य एंड्रोजन हार्मोन को यह उत्पन्न करती है। अब ये वृषणीय पिंडक के भीतर जो शुक्रजन नलिका होती है, ये आगे की तरफ बढ़कर ये रीटेस्टिरोस नलिकाओं में खुलती है, जिससे शुक्राणु निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये आगे आकर शुक्रवाहिका में पहुंचता है और उसके ऊपर अधिवृषण का भाग बना रहता है और इस भाग से शुक्राणु शुक्रवाहिनी के द्वारा ऊपर की तरफ बाहर निकलता है। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत कुछ सहायक ग्रंथियों के बारे में जो कि हम लोगों ने देखा था, उसके अंतर्गत शुक्राशय, जो कि यह शुक्राशय जो होता है यह तरल पदार्थ होता है जो वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से फ्रक्टोज और प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा जो प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि का कार्य है उसे दूधिया रंग प्रदान करना, साथ ही साथ उसे क्षारीय बनाना, जो कि मूत्र मार्ग में उसकी अम्लीयता को दूर करता है।
और साथ ही साथ जो लास्ट हमने देखा था सहायक ग्रंथि में बल्बो यूरेथ्रल, जिसका कार्य है उसे चिकनापन बनाना अर्थात उसे चिकना करना। इस तरह हमने देखा मानव जनन का जो हमने पढ़ा था कि हमने इसे 3 भाग में बताया, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन की घटना और साथ ही साथ निषेचन पश्चात की घटना। इसमें हमने देखा, आपको बताया कि निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती है। निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत यही आपको नर युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें मैंने आपको नर युग्मक के बारे में बताया और आप इसे ध्यान से नोट करें, अपने कॉपी पे उतारें और फिर से मैं इसका अगला पार्ट, अगला वीडियो आपके लिए बनाऊंगा।